नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और जैसा कि हमने भारत के भूगोल की क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिसमें मैंने आपको भारत की वनस्पति तक सब कुछ बता दिया था। सही है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम बात करेंगे भारतीय मृदा या भारत की मिट्टी की बात करेंगे। सही है ना। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, क्लास को अपने दोस्तों तक ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, बात करते हैं भारतीय मृदा की। भारतीय मृदा, आखिरकार मृदा क्या होती है? सबसे पहले टॉपिक बात करेंगे हम, मृदा क्या होती है या मिट्टी क्या होती है। तो मृदा की बात करेंगे। मृदा क्या होती है? क्रस्ट की ऊपरी सतह पर, क्रस्ट की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले, सतह पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थ, असंगठित पदार्थ जो वनस्पति को पोषण प्रदान करते हैं, जो वनस्पति को पोषण प्रदान करते हैं, उसी को हम मृदा कहते हैं। सही है। अब दोस्तों, बात करेंगे कि मृदा तो ये होती है, तो मृदा का निर्माण कैसे होता है? आखिरकार मृदा का निर्माण कैसे होता है? मृदा का निर्माण कैसे होता है? चट्टानों के अपक्ष तथा अपर्दन तथा अपक्षय, चट्टानों के अपर्दन तथा अपक्षय से एवं जैविक पदार्थों के अपघटन से। पेडोलॉजी क्या होता है, बात करेंगे। पेडोलॉजी क्या होता है? वह शाखा जिसमें मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। अब बात करेंगे दोस्तों ICAR। ICAR ये क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर सही है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने भारतीय मृदा को आठ भागों में बांटा है। सही ना।
इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो इसका हेड ऑफिस था पूसा में, पूसा बिहार में, सही ना। इसका हेड ऑफिस था पूसा बिहार में। फिर क्या हुआ, 1939 में इसका हेड ऑफिस पूसा नामक स्थान दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। दिल्ली में स्थापित किया गया। सही है। अब आईसीएआर ने भारतीय कृषि को 8 भागों में विभाजित किया है। देख लेते हैं एक एक करके कौन से भाग हैं। आईसीएआर ने भारतीय मिट्टी को कितने 8 भागों में बांटा है। सही है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। अब देख लेते हैं कौन कौन से भाग हैं ये। तो सबसे पहला है जलोढ़ मिट्टी। इसको एलुवियल सोइल भी कहते हैं, सही है इंग्लिश में, एलुवियल सोइल। और दूसरी है दोस्तों, सेकंड नंबर पर है काली मिट्टी। इंग्लिश में इसको ब्लैक सोइल कहते हैं। और तीसरी है लाल या पीली मिट्टी। लाल या पीली मिट्टी। तो कहते हैं रेड एंड येलो सॉइल। और फिर चौथी है पर्वतीय मिट्टी। तो कहते हैं माउंटेन सॉइल। और पांचवी है लेटेराइट मिट्टी। इसे इंग्लिश में लेटेराइट कहते हैं। और छठवीं है लवणीय मिट्टी। एल्कलाइन सोइल। सातवीं है मरुस्थलीय मिट्टी। डेजर्ट सोइल। और नेक्स्ट है आठवीं हमारी लास्ट की पीट मिट्टी। इसको इंग्लिश में पीटी बोलते हैं। अब दोस्तों एक एक करके सारी मिट्टियों की बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी की। तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं
तो इसकी उत्पत्ति नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से होती है। लिखेंगे नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेप द्वारा, लाए गए अवसादों के निक्षेप से इसकी उत्पत्ति होती है। और दोस्तों ये जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है और ये भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मिलती है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, कितने क्षेत्रफल पर मिलती है ये? लगभग 43.5%। भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है उसके 43.5% क्षेत्रफल पर मिलती है। सही ना? और इसमें चूना और पोटास अधिक मिलता है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, तथा जीवाश्म का अभाव होता है, अभाव देखने को मिलता है। बात करेंगे दोस्तों कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, ये भारत में कहाँ कहाँ मिलती है। इसका विस्तार है पंजाब, भारत के पंजाब राज्य में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, असम, पूर्वी गुजरात, तथा पूर्वी तटीय मैदान। इतने भागों में ये जलोढ़ मृदा भारत के मिलती है। अब इसको हम जलोढ़ मृदा को दोस्तों 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला तो है इसका नदिया जलोढ़, दूसरा है डेल्टाई जलोढ़, और तीसरा है तटीय जलोढ़। नदिया जलोढ़ को दोस्तों 2 भागों में बांटते हैं। बांगर और खादर। अब एक एक करके हम इन तीनों भागों की बात करेंगे, नदिया जलोढ़ की, डेल्टाई की और तटीय जलोढ़ की। सही है? एक एक करके अब हम इन तीनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे नदिया जलोढ़ की।
नदीय जलोढ़ की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। इसकी उत्पत्ति होती है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। इसको हमने दो भागों में बांटा था। दो भाग कौन कौन से थे? इसको हमने दो भागों में विभाजित किया था ना। कौन कौन से भाग थे दोस्तों? बांगर और खादर। इसको हमने दो भागों में बांटा था, बांगर और दूसरा खादर। सबसे पहले हम बात करेंगे बांगर की। बांगर की अगर हम बात करते हैं तो ये पुरानी जलोढ़ मृदा है। पुरानी जलोढ़ मृदा है। बांगर में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। बाढ़ का पानी यहाँ नहीं पहुंचता है। इसमें चूना और गाद की मात्रा अधिक है। चूना और गाद की मात्रा अधिक है। और ये जो है मोटे अनाज, गेहूं और गन्ने के लिए उपयुक्त है। मोटे अनाज, गेहूं और गन्ने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है ये। बात करेंगे दोस्तों खादर की। के बाद में हम बात करेंगे खादर मृदा की। तो ये नवीन जलोढ़ मृदा है। नवीन जलोढ़ मृदा है। यहाँ क्या होता है? खादर में बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है। बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है। और क्या है? ये अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ है। अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ। अपेक्षाकृत का मतलब है कि खादर बांगर से ज्यादा खादर अधिक उपजाऊ है। और इसमें रेत और चीका मिट्टी की अधिकता है। रेत और चीका मिट्टी अधिक है इसमें। और इसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं। पोषक तत्व अधिक होते हैं। और इसमें क्या होता है? नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। और ये धान, जूट और गन्ने की कृषि के लिए उपयुक्त है। सही है।
इसके बाद में हम बात करेंगे डेल्टाई जलोढ़ की। जो दूसरा प्रकार था हमारा जलोढ़ मृदा का, डेल्टाई जलोढ़। डेल्टाई जलोढ़ की बात करेंगे। ये नदियों के मुहाने पर मिलती है। नदियों के मुहाने पर निर्मित होती है। और इसमें धान, जूट और तंबाकू की खेती होती है। इसमें धान, जूट और तंबाकू के लिए उपयुक्त है। इसके बाद तीसरी है हमारी तटीय जलोढ़। तीसरा पार्ट है हमारा तटीय जलोढ़। ये तटीय नदियों द्वारा लाए गए तटीय नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से निर्मित। ये पूर्वी तटीय मैदान में 50 से 75 किलोमीटर चौड़ाई मिलती है। पूर्वी तटीय मैदान में 50 से 75 किलोमीटर चौड़ाई में मिलती है। इसमें धान, गन्ना और तंबाकू की खेती होती है। धान, तंबाकू और गन्ने के लिए उपयुक्त है ये। अब बात करेंगे हम दोस्तों काली मृदा की। काली मृदा की अगर हम बात करते हैं तो इसका निर्माण कैसे होता है? बैसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण होता है। बैसाल्ट चट्टानों से बैसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण होता है। इसमें लोहा और मैग्नीशियम की अधिकता है। लोहा और मैग्नीशियम की अधिकता है। और इसीलिए इसका रंग काला होता है। इसलिए इसका रंग काला होता है। किस लिए होता है इसका रंग काला? लोहा और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण। और इसमें क्या है दोस्तों, पानी सोखने की, जल सोखने की क्षमता अधिक है। जल धारण करने की क्षमता अधिक। और ये कपास की कृषि के लिए, कपास की कृषि के लिए सर्वोत्तम मृदा है।
इसीलिए इसको कपासी मृदा भी कहते हैं। इसलिए इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। कपासी मृदा या कपास वाली मृदा से ना। और इसको चरनोजम मृदा भी कहते हैं। इसको चरनोजम मृदा भी कहते हैं। दोस्तों इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, ये कहाँ कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में। काली मृदा दोस्तों महाराष्ट्र में सर्वाधिक मिलती है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मिलती है। दोस्तों काली मृदा को रेगुड़ या रेगुड़ भी कहते हैं। अब बात करेंगे लाल तथा पीली मृदा की। लाल तथा पीली मृदा। दोस्तों बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसका निर्माण प्राचीनतम रूपांतरित चट्टानों, प्राचीनतम रूपांतरित चट्टानों तथा ग्रेनाइट, रवेदार ग्रेनाइट से, तथा रवेदार ग्रेनाइट चट्टानों से, सही है ना। और ये दोस्तों 100 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। और क्या इसमें लोहे के ऑक्साइड अधिक होते हैं। लोहे के ऑक्साइड की अधिकता होती है। इसलिए इसका रंग लाल होता है। इसलिए इसका रंग लाल होता है। और ये देश के 18.5% भूभाग पर मिलती है। देश के 18.5% भूभाग पर इसका विस्तार है। ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। ये कम उपजाऊ होती है। इसमें दोस्तों मोटे अनाज,
लाल मिर्च, लाल चावल, तथा तंबाकू की कृषि होती है। तथा तंबाकू की कृषि होती है। और दोस्तों इसका विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो इसका विस्तार मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ में। सही है दोस्तों, आज की क्लास में हम इतने ही रखेंगे। बाकी की बची मृदाओं का हम कल अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है दोस्तों, क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। और एक निवेदन और है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।